बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फिज़िक्स जो 10th क्लास की है उसके लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ, और इससे पहले हम 9th और 10th के बायोलॉजी, इंग्लिश और 9th के फिज़िक्स के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तनवीर अहमद स्पीक चैनल पे। इसलिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिन में जो भी लेक्चर अपलोड होंगे उसका इंटीमेशन आपको मिल सके। आज हम यूनिट 14 जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने क्लास फेलोज को शेयर करके बारी भरकम फीस, अगर प्राइवेट अकेडमीज में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। वो जो इतनी ज़्यादा भारी भरकम फीस अदा कर रहे हैं अपनी अकेडमीज में, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन एंड्राइड होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा जो 400-500 में आजकल कनेक्शन मिल जाता है। लगवा कर स्टेप बाय स्टेप, स्लो बाय स्लो पॉज कर करके लेक्चर्स को कंपैरिजन करके अपनी बुक के साथ, जो पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आपको करिकुलम डिटरमाइन किया गया है, उससे आप मुस्तफीद हो सके। तो आज यूनिट 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लेक्चर्स का पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में हम तकरीबन स्टेप बाय स्टेप करके चल रहे होते हैं ताकि थोड़ी वीडियो कम लेंथी हो। तो इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद जब आप इसको पढ़ लेंगे तो ये बुलेट पॉइंट यहाँ पे जो दिए गए हैं आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, इसके बारे में हाउ नाउ कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, चूंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इन्हीं को आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसको इटसेल्फ ट्राई कीजिएगा। इसके साथ जब इन तमाम चीज़ों को फैमिलायर हो जाएंगे, इनके मतलब हाउ नाउ हो जाएगी आपको, तो आपका साइंस और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के साथ आपका एक कनेक्शन आपका इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, आप इसके साथ मिल जाते हैं, तो आप एक अच्छा नॉलेज फील कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन तमाम चीज़ों को सुन के, पढ़ के या इनको रीड आउट करके। तो आइए चलते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया जाएगा। तो इससे पहले जो इब्तदाइया है, यहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम का हमने डाउनलोड बुक की हुई है, उर्दू में हम ट्रांसलेशन या एक्सप्लेन चीज़ों को कर रहे होते हैं ताकि दोनों के दोनों जो मीडियम है, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, दोनों के दोनों कवर हो जाएं। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है, जिसकी चार्जेस के मोशन की वजह से जो पैदा होता है, इस यूनिट में हम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी और उससे मुतल्लिका मसला कन्वेंशनल करंट, ओहम का कानून, इलेक्ट्रिक पावर, जॉल का कानून, इलेक्ट्रिसिटी के खतरात और इसके हिफाजती तदाबीर के बारे में वाकफियत हासिल करेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि इसका एक सर्किट में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की मदद से करंट या वोल्टेज की किस तरह पैमाइश की जा सकती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट ये क्या होता है, आइए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि हमारे इर्द गिर्द ज्यादातर चार्ज न्यूट्रल एटम्स के साथ मुंसलिक चीजें होती हैं। एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान कशिश की इलेक्ट्रॉनिक जो फोर्स पर काबू पाना आसान नहीं होता, ताहम मेटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियस के साथ मजबूती से मुंसलिक नहीं होते बल्कि बेतरतीब इधर उधर करते रहते हैं। इनके न्यूक्लियस के साथ फोर्स बहुत कम होती है। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्जेस बेतरतीब आज़ादाना हरकत करते रहते हैं। जब ये आज़ाद चार्जेस किसी बैरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाएं तो ये एक खास सिमत में हरकत करते हैं जिसकी वजह से करंट पैदा होता है, और इसको हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक करंट का जो पहला जो बहाव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या बेयक वक्त दोनों तरफ के चार्जेस के मोशन की वजह से होता है। मेटल्स में करंट का बहाव सिर्फ आज़ाद इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्जेस की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वर्क पशीदे के मालिक्यूल्स पानी के महलूल के दौरान पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की सूरत में अलग हो जाते हैं, तो लिहाजा इलेक्ट्रोलाइट में करंट का बहाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस की वजह से होता है। तो द रेट ऑफ फॉलो इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट। हम किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से इलेक्ट्रिक चार्जेस के बहाव की शरह को करंट का नाम देते हैं। अगर किसी एरिया में वक्त जो है वो टी के दौरान क्यू चार्ज गुजरता हो तो उसमें बहने वाला करंट जो आई है, यानी कि इस तरह से आपको लिया जाएगा, यानी कि करंट इज इक्वल टू चार्ज टाइम। और इसको हम यूं भी इसको अगर I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी 12.4 जो है ना, इसकी वो मार्जे वजूद में आती है यहाँ पे इक्वेशन। और इलेक्ट्रिक करंट के जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसको हम अम्पेयर से यूनिट को जाहिर करते हैं, या उसकी अम्पेयर इसकी इकाई कहा जाता है।
इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रिक अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से करंट के बहाव की शरह को हम यानी कि कॉलम फी सेकंड हो तो करंट 1 एम्पेयर होगा। करंट के छोटे यूनिट्स मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर में हैं जिनकी तारीफ इस तरह की जा सकती है। 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10 अम्पेयर यानी कि -3 और 1 जो आपका नैनो अम्पेयर है इसको 10 - 6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं या इसका ये इकाई यहाँ पे इसको इक्वेशन में ज़ाहिर किया जा सकता है। बैटरी जो करंट का एक बुनियादी वजह होती है, मंबा होती है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल का अमल पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस को अलग कर देता है, जैसा कि शक्ल 14.1 में दिखाया गया है। 14.1 कौन सी है नीचे देखते हैं मजीद, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। चार्जेस के अलहदा होने से बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। जब हम कंडक्टर की तार को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस यानी कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं, जिसको बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह जब ये चीज़ें तब्दील हो जाती हैं तो जब चार्जेस सर्किट में हरकत करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी दूसरी कार आमद किस्म की एनर्जी यानी कि हीट, लाइट, साउंड वगैरह में तब्दील की जा सकती है। सिर्फ एनर्जी की शक्ल तब्दील होती है लेकिन चार्जेस की तादाद कांस्टेंट रहती है, यानी कि चार्ज इस्तेमाल नहीं होते। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बजाय हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की इसलाह इस्तेमाल करते हैं जो फी यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो ये आपके सामने 14.1 जो आपको शक्ल है जो ऊपर है, जिसमें बैटरी का मंबा होता है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे से अलग करता है। तो ये उसकी डायरेक्शन ऑफ एक्शन जो कन्वेंशनल करंट है जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल है, केमिकल रिएक्शन, तो इस तरह ये अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। आगे एग्जाम्पल आ गई है मिसाल, और इसमें आपने वो जो फार्मूला हमने I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी का हमने दरियाफ्त किया है या सामने हमने रीड आउट किया है इससे पहले, तो इसको एग्जाम्पल को जो ऑलरेडी वैल्यूज़ को गिवन दिया है मतलब दी गई हैं, तो इनको अब इस फार्मूला को अप्लाई करके वैल्यूज़ को पुट करके आप जो है ना इसका जो मालूम करना चाह रहे हैं यानी कि इसमें तार में करंट कितना बहता है उससे मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है नेक्स्ट है कन्वेंशनल करंट में क्या होता है आइए देखते हैं। बिफोर द आइडिया ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आजादना इलेक्ट्रॉन की वजह से मैटर्स में करंट बहता है कि तसव्वुर से ये पहले समझा जाता था कि कंडक्टर्स में करंट का बहाव पॉजिटिव चार्ज की मोशन की वजह से होता है। लिहाजा ये रवायत आज तक कायम है कि हम मंदरज़ार मास्टर से कन्वेंशनल करंट के तसव्वुर को समझ सकते हैं। वी नो दैट हम जानते हैं कि जब कॉपर की तार के दोनों तरफ सिरों का टेम्परेचर मुख्तलिफ हो तो हीट एनर्जी ज़्यादा टेम्परेचर वाले सिरे से कम टेम्परेचर वाले सिरे की तरफ बहती है। जब दोनों का सिरों का टेम्परेचर यकसा हो जाता है तो ये बहाव रुक जाता है। पाइप में पानी का बहाव भी ज़्यादा बुलंदी से कम बुलंदी की तरफ होता है। इसी तरह जब किसी कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो ये चार्ज इसको ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ बहने पर मजबूर कर देता है, जैसा कि 14.2 में है। और शक्ल जो में दिखाया गया करंट का बहाव इस वक्त तक जारी रहता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो 14.2 का आपके सामने है, इसको हम कन्वेंशनल करंट की तारीफ इस तरह भी की जा सकती है। और फ्लो फ्री करंट जो है इलेक्ट्रॉन में इसमें आ रही होती है, ये करंट डायरेक्शन की यहाँ पे दिखाई गई है। तो इसमें वो करंट जो पॉजिटिव चार्ज की मोशन की वजह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है उसको हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। कन्वेंशनल करंट के वही असरात हैं जो कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से बहने वाले करंट के होते हैं, जो कि नेगेटिव चार्जेस की मोशन की वजह से पैदा होता है। करंट की पैमाइश यानी कि मेजरमेंट ऑफ करंट जो होती है उसमें हाउ कैन वी कम टू नो दैट, हम कैसे जान सकते हैं करंट हैज बीन एस्टैब्लिश कि ये करंट जो है बह रहा है। इस मकसद के लिए हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि नेगेटिव चार्जेस की मोशंस की वजह से पैदा होता है, और इसी सर्किट में किसी सर्किट में करंट की पैमाइश करते हैं। करंट की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस के आम मिसालें हैं जिसमें गैल्वेनोमीटर और एम्पेयर मीटर भी उसको कहते हैं, यानी कि उसको एम्पीटर भी कहा जाता है। मेजरिंग करते हैं जब उनको, तो आपको गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, कैन डिटेक्ट स्मॉल करंट इन सर्किट, जो एक छोटे मतलब बहुत हसास है जिसमें करंट की बहुत कम मकदार की पैमाइश कर सकते हैं, जैसा कि 14.3 में दिखाया गया है। और ये आपका गैल्वेनोमीटर है, और इसी की मदद से हम छोटे छोटे जो आलात होते हैं उसमें करंट की मकदार की पैमाइश कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन के चंद मिली एम्पेयर्स का करंट का
काफ़ी होता है। गैल्वेनोमीटर को सर्किट में जोड़ते वक्त इसके टर्मिनल्स की पोलैरिटी का खास ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर सुर्ख रंग की जो टर्मिनल की पोलैरिटी पॉजिटिव, जबकि स्याह रंग के टर्मिनल की पोलैरिटी नेगेटिव होती है। एक मिसाली गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है ताकि सर्किट में से ज़्यादा से ज़्यादा करंट बह सके, जैसा कि आपको शक्ल 14.4 में दिखाया गया है। तो 14.4 कौन सी शक्ल है? ये वाली है। ये आपका एक एम्पीटर है, यानी कि एन एम्पीटर, और इसको हम इससे ज़ाहिर करते हैं। और इसके साथ साथ मुनासिब तब्दीली के बाद गैल्वेनोमीटर को जो हम यानी कि आफ्टर सूटेबल मॉडिफिकेशन एम्पीटर में तब्दील किया जा सकता है। 14.5 में एम्पीटर के जरिए 1A यानी कि 1IA या 10A तक करंट की पैमाइश की जा सकती है। गैल्वेनोमीटर की तरह एम्पेयर को भी सीरीज तरीके से हम सर्किट के साथ जोड़ देते हैं। इस तरह से सर्किट में से बहने वाला करंट एम्पीटर में बहता है और उसकी 14 यानी कि दोनों को, यानी कि गलवानों को और एम्पीटर को अगर मिलाएंगे तो आपका 14.5 आपका बन जाता है। तो ये सर्किट में करंट की पैमाइश के लिए डायाग्राम का खाका आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी कंडक्टर का एक सिरा ए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा सिरा जो आपका बी है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो सिरे ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, जैसे 14.6 में दिया गया है। इसकी वजह से कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है और ये करंट की सिमत है और जिसमें इलेक्ट्रॉन की सिमत है। और 14.6 आपके सामने ये इन तमाम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दिखाया गया है। इसको हम आगे यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसा कि ये लिखा हुआ है। और करंट का जो बहाव होता है इस वक्त जब जारी रहता है, जब तक कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बरकरार रहता है। कॉपर की तार में मुसलसल करंट के बहाव को जारी रखने के लिए जिस जरिए से पोटेंशियल डिफरेंस मुहैया किया जाता है वो बैटरी है। जब करंट कंडक्टर में से ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ बहता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरी हालतों में तब्दील हो जाती है। और जब कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो करंट के एटम्स के साथ टकराव की वजह से करंट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। बैटरी को मुहैया करता एनर्जी इस रेजिस्टेंस पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल होती है और हीट एनर्जी के तौर पर सिर्फ सर्फ होती है। ये एनर्जी की दूसरी हालतों के तौर पर सर्फ होती है। इस एनर्जी का इस तरह सर्फ होना लाइट बल्ब के दोनों सिरों के दरमियान मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है। लिहाजा जब सर्किट में से चार्जेस का यानी कि बहाव होता है, जब सर्किट में से, तो कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी को एनर्जी की दूसरी हालतों में सर्फ करने का बायस बनता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंसेस हम उसको कह सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका एसआई जो यूनिट है वो वोल्ट कहलाता है। बल्ब के दौरान पोटेंशियल डिफरेंस अगर बी यानी कि 1 V हो तो उसका मतलब ये है कि 1C चार्ज या 1A करंट जो बल्ब में से गुजरता है 1 जॉल एनर्जी सर्व करता है। जब बल्ब रोशन होता है तो करंट से एनर्जी हासिल करते हुए इसको रोशनी और हरारत में बदल देता है। तो इसको हम कहते हैं आपका पोटेंशियल डिफरेंशिएशन, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स जो है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल वगैरह को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्सेज बैटरी या थर्मो कपल्स और जनरेटर्स में जब कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें करंट से बहना शुरू हो जाता है। तार में से जो करंट के मसलसल बहाव के लिए बैटरी चार्ज को एनर्जी मुहैया करती है। पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं और कंडक्टर में से गुजरते हुए नेगेटिव टर्मिनल से दाखिल हो जाते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज बैटरी के कम पोटेंशियल वाले टर्मिनल में दाखिल हो जाता है तो इस चार्ज को हम ज्यादा पोटेंशियल के मकाम पर पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए बैटरी एनर्जी यानी कि फर्ज करें W मुहैया करते हैं। तो उसमें अब सोर्स बैटरी की EMF जो होती है उसकी तारीफ इस तरह से भी हम कर सकते हैं। जब उसको W मुहैया कर दिया जाता है तो उसके सोर्स को जब EMF हम जब प्रोवाइड कर देते हैं तो उसको ये वो एनर्जी होती है जो सर्किट में से गुजरने के लिए बैटरी जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुहैया करती है। चुनाचे जो EMF इज इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज, यानी कि इस तरह उसको किया जाता था RE इज इक्वल टू W ओवर बाई Q 14.2। तो अगर हम जो है ना EMF मालूम करनी हो तो यहाँ से ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो E से मुराद EMF है यानी कि नॉन जो इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक के शक्ल में तब्दील शुदा एनर्जी है और यहाँ पे जो Q है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। EMF का यूनिट है
यानी कि जॉल है JC, जिसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में, और उसका जो है EMF का यूनिट जॉल सी है, जो कि SI में 1 वोल्ट के बराबर है। लिहाजा अगर बैटरी के VEMF हो 2 हो, तो जब एक कॉलम चार्ज बंद सर्किट में से गुजरता है तो बैटरी इसको 2 जॉल एनर्जी मुहैया करती है, उसको मतलब प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आपका मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है, मेजर जब इसको आपका पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट करते हैं तो सर्किट के किसी हिस्से मसलन लाइट बल्ब के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश बेजरिया वोल्ट मीटर की जाती है, जैसा कि शक्ल 14.7 में दिखाया गया। और 40.7 हम देखते हैं कौन सी है, पहले इसको देख लेते हैं। सॉरी। वोल्ट मीटर को सर्किट के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान बराज रास्त से लगाया जाता है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको लगा दिया जाता है। एक मसाली यानी कि एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड वेरी लार्ज, जो एक बहुत उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसमें से कोई करंट ना गुजर सके, जिस अलग के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश करना हो तो वोल्ट मीटर को उसके साथ पैरेलल तरीके से जोड़ा जा सकता है, जैसा कि 14.8 में दिखाया गया है। तो 14.8 कौन सी है और 7 कौन सी है, आइए देखते हैं। ये 14.9 है यहाँ पे, और आपका जो 14.7 है और 8 है, हमने दोनों की दोनों की शक्लों को देखना है। तो इस तरह ये आपका जो है ना आपका सिस्टम आपका पोटेंशियल डिफरेंस, यस ये 14.7 है और ये डेफिनेटली ये आपका 8 होगी, जिसकी हम मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को जब कर रहे होते हैं तो इसको हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट आपका EMF की पैमाइश यानी कि मेजरमेंट ऑफ EMF किस तरह हम कर सकते हैं और इसमें क्या कुछ होता है इस इनकी फंक्शनैलिटी में। इन जनरल आमतौर पर EMF बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहा जाता है जब बैटरी की वजह से बैरोनी करंट सर्किट से करंट का बहाव नहीं हो रहा होता। लिहाजा बैटरी की EMF की पैमाइश करने के लिए हम वोल्ट मीटर को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ बराह रास्त जोड़ देते हैं, और जैसा कि शक्ल 14.9 में दिखाया गया, तो इस तरह हम इनके साथ जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है आपका ओहम का कानून। जैसा ओहम का कानून हम सरगर्मी से यानी कि आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जिस तरह हम ए बी और यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे करंट है, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे 14.10 और 14.10 ए यहाँ पे जो दिखाई गई है। तो इसमें क्या होता है, एक माइक्रोम की तार की लंबाई जैसे 50 सेंटीमीटर है, उसे वोल्ट 1.5 की बैटरी के जरिए पोटेंशियल डिफरेंस फराहम किया जाता है। तार में से बहने वाले करंट की पैमाइश उसके साथ सीरीज तरीके से लगाए गए जो एम्पीटर के जरिए उसमें हम शक्ल 14.10 जिसमें लीज रेजिस्टेंस के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस में उसके साथ लगाए गए वोल्ट मीटर की मदद से मालूम करते हैं। सेल्स की तादाद को तदरीज बढ़ाकर करंट आई और वोल्टेज बी की पैमाइश की मुख्तलिफ कीमतें हासिल करते हैं। अब आई और बी के मुख्तलिफ पैमाइशों के दरमियान ग्राफ बनाएं जो कि खत मुस्तकीम होगा, जैसा कि शक्ल 14.10 बी में दिखाया गया। तो इस तरह ये होगा। इफ अगर किसी कंडक्टर के दूसरे दो सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बी हो तो उससे जो करंट आई बहता है यानी कि वहाँ पे जो फ्लो कर रहा होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की तब्दीली के साथ करंट की जो क्वांटिटी है वो भी तब्दील हो जाती है, जिसकी एक्सप्लेनेशन उसके कानून के मुताबिक की जा सकती है, और वो ये हो सकती है अगर किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर और तभी हालत में तब्दीली रूनमा ना हो तो इसमें से बहने वाले करंट की मकदार उसके सिरों के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्शनली प्रोपोर्शन के बराबर होती है। उसको मिसाल के तौर पर I इज इक्वल टू V और V इज इक्वल टू I यानी कि V इज इक्वल टू IR से भी इसको ज़ाहिर किया जा सकता है, और ये आपका ओम का कानून कहलाता है। अगर इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे हो तो इन फार्मूलाज को अप्लाई करके आप इसकी वैल्यूज़ को वहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो R है वो आपका जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है और कंडक्टर की रेजिस्टेंस के बराबर शो किया गया है। अगर करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस बी के दरमियान ग्राफ बनाया जाए तो हमें एक खत मुस्तकीम हासिल होगा। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को शो किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस, यानी कि आपकी रेजिस्टेंस जो रुकावट का बायस भी बनती है वो क्या होती है, ये देखते हैं। इसमें किसी मटीरियल की वो खासियत जो इसे बहने वाले करंट के खिलाफ मज़ाहमत पेश करती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और ये मज़ाहमत मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन्स के मटीरियल के एटम्स के साथ टकराव की वजह से होती है। और नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको ओम भी कहा जाता है। रेजिस्टेंस का जो मतलब SI यूनिट है उसको ओम यानी कि इस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है, ये जो यहाँ पे है। और अगर हम जो V इज इक्वल टू 1B और I इज इक्वल टू 1A हो तो R की कीमत ओम
होगी। लिहाजा जब हम वैन पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के दिनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की 1 वोल्ट हो और उसमें से बहने वाले करंट की मकदार 1 एम्पेयर हो तो उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम होगी। और इसी को हम अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर लगा के जो यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं उनको वहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे पुट करके सॉरी फार्मूला को अप्लाई करके इसका हम ओम निकाल सकते हैं जो 30 ओम आपके सामने दिया गया है। सोल्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है तो इसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओम एंड नॉन ओम कंडक्टर, यानी कि ओम और नॉन ओम कंडक्टर की क्या खसूसियत है आइए देखते हैं। ओम का जो कानून है इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ मखसूस मटीरियल्स के लिए दुरुस्त है। ऐसे मटीरियल जो ओम के कानून की तस्दीक करते हैं और ओम वोल्टेज की वसी हदूद के लिए उनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है और ओम जो मटीरियल्स कहलाते हैं, जबकि ऐसे मटीरियल जिनकी रेजिस्टेंस वोल्टेज या करंट के साथ तब्दील हो जाती है उसको हम नॉन ओम का नाम दिया जाता है। ओम कंडक्टर के लिए करंट और वोल्टेज के दरमियान जो ताल्लुक होता है वोल्टेज की एक वसी हद के लिए इसको जो है ना लीनियर लिया होता है, जैसे कि शक्ल 14.1 में दिखाया गया है। यानी कि इसको अप्लाइड फॉर वोल्टेज जब किया जाता है उसका जो रिलेशनशिप तो उसको इस तरह लिया जाए। मसलन फिलामेंट थर्मिस्टर फिलामेंट की रेजिस्टेंस उसके गर्म होने से आप बढ़ जाती है और करंट कम हो जाता है, जैसे कि झुकी हुई स्लोप से ज़ाहिर है शक्ल 14.11 बी। यानी कि ये यहाँ पे झुकी स्लोप यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है, तो इस तरह भी हम इसको देख सकते हैं। जो इसका थर्मिस्टर होता है यानी कि जो इसका थर्मिस्टर होता है उसमें जो हरारत को महसूस करने वाला रजिस्टर है उसकी खसूसियत फिलामेंट के बरक्स होती है। ये जब गर्म होता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और करंट बढ़ जाता है, जैसा कि शक्ल 14.11 सी में दिखाया गया है। ये सी है और ये बी है और ये आपका ए है। ये सारी की सारी आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी उनके रेजिस्टेंस की जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये इस वजह से होता है कि जब गर्म होने वाले कंडक्शन करंट के लिए ज़्यादा आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स दस्तयाब हो जाते हैं तब इन तमाम चीज़ों को अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाले अवामल क्या होंगे। एक लंबाई कम लंबाई का पाइप ज़्यादा लंबाई के पाइप की बेनिस्बत पानी के बहाव के खिलाफ कम रेजिस्टेंस पेश करता है। नीज इसमें बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया और पाइप वाला पाइप छोटे क्रॉस सेक्शन के पाइप की बेनिस्बत कम रेजिस्टेंस पेश करता है। यही सूरत हाल तारों के रेजिस्टेंस की है जिसमें से करंट बहता है। तारों की रेजिस्टेंस के अनुसार उनके क्रॉस सेक्शन एरिया इनके लंबाई और उनके मटेरियल की नोयत पर होता है। मोटी तारों की रेजिस्टेंस पतली तारों की निस्बत कम होती है। लंबी तारों की मज़ाहमत छोटी तारों की रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है। कॉपर की तार की रेजिस्टेंस उसी जिसामत की स्टील की तार की रेजिस्टेंस से कम होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के अनुसार टेम्परेचर बार भी होती है, एक मखसूस यानी कि टेम्परेचर और एक मखसूस मटेरियल के लिए। जैसा कि 1 में आपको दिखाया गया है तार की रेजिस्टेंस और तार की लंबाई आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आर प्रोपोर्शनली जो है ना आपकी एल होगी और 14.3 इसकी जो इक्वेशन यहाँ पे बनती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम तार की लंबाई 2 गुना कर दें तो इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो भी 2 गुना हो जाएगी। अगर तार की लंबाई निस्फ कर दिए तो इसकी रेजिस्टेंस भी निस्फ हो जाती है। नंबर 2 पे आपकी क्या होगी, तार की रेजिस्टेंस और तार के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि आर प्रोपोर्शनली आई 1 ओवर बाय ए 14.4 यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही है। और इसका मतलब क्या होगा कि मोटी तार की रेजिस्टेंस पतली तार की रेजिस्टेंस यहाँ पे कम होगी, मसबात 14.4 और 14.5 को अगर मिला दिया जाए तो ये इक्वेशन यहाँ पे बनती है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पी एल ओवर बाय ए। तो इन तीनों के तीनों जो इक्वेशंस को आप लर्न करेंगे तो आप जो है ना रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाली यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की चीज़ें हैं वो आप मालूम कर सकेंगे। यहाँ पे जो P है इस मसबात में है उसको हम नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो P है आपके इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है। इसकी कीमत का इन्हिसार कंडक्टर की जो नेचर पर होता है, यानी कि कॉपर आयरन टन और सिल्वर में से हर एक के लिए जो पी की कीमत है वो मुख्तलिफ होगी। इफ़ वी पुट एल यानी कि अगर हम मसबात
0.6 में L इज इक्वल टू 1 मीटर और A इज इक्वल टू 1 मीटर 2 दर्ज करें तो R इज इक्वल टू P, यानी कि 1 मीटर क्यूबिक मीटर मटेरियल के रेजिस्टेंस इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर यहाँ पे शो होगी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस P का यूनिट ओम मीटर कहलाता है। यानी कि इस तरह इसको इन सिंबल्स के साथ ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पे एक कॉपर की लंबाई है, मिसाल 14.3 में जो है 1 मीटर और इसका डायग्राम 2 मीटर, तो इसकी आपने जब रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो फार्मूला अप्लाई करना है, वो जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ पे दिया गया है और इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करनी है, तो आपके सामने इसकी ये वैल्यू यहाँ पे आपकी शो होगी। तो आप इन फार्मूलाज को लाजमी मेमोराइज करना है ताकि आने वाले दिनों में जितनी भी चीज़ें यहाँ पे इस किस्म के न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, आप उनको आसानी के साथ डिस्कस कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यूनिट 14 में 14 का आपके लेक्चर्स का पार्ट 1 अभी आपके सामने हमने डिस्कस किया, पार्ट 2 के साथ जिसमें कंडक्टर्स को डिस्कस किया जाएगा फिर हाजिर होंगे। पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया, इसके साथ साथ हमने इसमें कन्वेंशनल करंट डिस्कस किया, करंट की पैमाइश किस तरह की जाती है इसको डिस्कस किया, पोटेंशियल डिफरेंशिएशन को हमने किस तरह डिस्कस किया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हमने किस तरह डिस्कस किया विद इक्वेशंस जो इनकी बनाई गई, और पोटेंशियल डिफरेंशिएशन की पैमाइश को हमने डिस्कस किया, इसमें ईएमएफ की पैमाइश को हमने डिस्कस किया, ओम के कानून को डिस्कस किया और रेजिस्टेंस को डिस्कस किया, ओम के कानून और नॉन ओम कंडक्टर्स की जो खसूसियात होती हैं इसमें हमने वो चीज़ें डिस्कस की, और रेजिस्टेंस पर असर अंदाज होने वाले जो फैक्टर्स थे यानी कि अवामल थे हमने उसको भी डिस्कस किया। और ये था लेक्चर जिसमें यूनिट 14 के यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी को जिसमें हमने डिस्कस किया लेक्चर्स का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम कंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे, उसके साथ फिर हाजिर होंगे एक और लेक्चर के साथ। ऐसे स्टूडेंट जो 9th और 10th के हैं और साइंस और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उनका ईमेल इंटीमेशन आपकी ईमेल आईडी पे मिल सके और आप उससे ना सिर्फ मुस्तफीद हो सके बल्कि अपने नॉलेज में इजाफा करने के साथ साथ एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकें। इसके साथ साथ इसको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इसका जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो यही उसकी रीच बढ़ जाती है वो, और आप जैसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहां तक ये लेक्चर पहुंचेंगे तो मुझे भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि ये चैनल मोनेटाइज होगा, मैं इससे अर्निंग स्टार्ट करना शुरू कर दूंगा। तो आप के इस किस्म के लेक्चर्स फ्री ऑफ कास्ट जो आज के इन्फ्लेशन के दौर में, महंगाई के इस दौर में, बहुत मुश्किल दौर में फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस किस्म के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपना टाइम निकाल कर आप लोगों के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, ताकि आप लोग जो बारी भरकम फीसेज अदा कर रहे हैं अकेडमी से आप उनसे छुटकारा हासिल करेंगे, अपने पेरेंट्स के, आपके बहन भाई जो आपसे बड़े हैं आप पे जो एक्सपेंस कर रहे हैं उन पैसों को बचाकर उनको किसी और जगह पर इस्तेमाल करके अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इसी स्टेज पे कंट्रीब्यूट करने का हक अदा करें और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत, सेकंड पार्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।